इस बार दुनिया भर के सभी खेल प्रेमियों की और खासकर 130 करोड़ भारतीयों की नजर टोक्यो ओलंपिक्स पर पड़ी है। और वहां जाने वाले दो खास बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। दोनों टॉप वर्ल्ड नंबर 1 अभी रहे हैं। और जो ये जो टूर्नामेंट है वहां सबसे ज्यादा दावेदारी जो है, मजबूत जो है, इन दोनों की मानी जा रही है। शुरुआत करते हैं विनीश। दोनों अलग अलग जगह हैं। विनीश हंगरी में है और बजरंग रशिया में है। विनीश, अगर आपसे शुरुआत करें, जो ओवरऑल आपका अगर 2016 4 साल बीत गए और इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस आपके साथ आए, आप वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी, और जितना ये जो ओवरऑल जर्नी है, क्या वो जो वहां पे जो एक चाइनीज के खिलाफ जो आपको इंजरी हुई थी, वो सब अब पीछे रह गया, अब सिर्फ चैलेंज सामने है सब टोक्यो का? सर पीछे तो नहीं रहा है, काफी यादें हैं जो रियो से साथ में है। और मैं पीछे छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि तभी वो जीत का मजा अलग ही होगा जब मेडल आएगा टोक्यो में हमारा। तो वो जो चीजें पीछे छूटी थी, जो वो यादें थी, जो बुरी यादें थी, उनको तभी छोड़ पाऊंगी जब कुछ अच्छी यादें साथ में जुड़ेंगे। तो तैयारियां अच्छी चल रही हैं। अभी आ ही गया है बस टोक्यो ओलंपिक्स, अभी तो एक एक दिन ऐसे गिनना पड़ रहा है कि हाँ अभी आएगा अभी आएगा। सो होप कर रहे हैं कि अच्छा करें। बिल्कुल अच्छा होगा। बजरंग, आपका जो सफर रहा है, आप मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट है, चाहे आप किसी टूर्नामेंट में आपको हार भी रही है, तो लगता है कि आपके साथ जैसे इनजस्टिस हुआ है। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस जो है, दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट है वो आपके फॉर्म को लेके वो बहुत बहुत पॉजिटिव होता है। हाल की जो इंजरी हुई थी वो पीछे रह गई है और अब आपकी नजर भी अब टोक्यो पे है। हाँ बिल्कुल विमल जी। जो इंजरी गेम है इसमें इंजरी चलती रहती है, और मैंने बहुत से खिलाड़ी ऐसे देखे जो इंजरी में भी खेल के आगे बढ़े हैं, उन्होंने मेडल जीते हैं। और अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि भाई हम इंजरी पे ज्यादा ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, उसकी मैं एक्सरसाइज रिहैब में कर रहा हूँ, पर उस पे ज्यादा ये है कि भाई सामने टोक्यो है, अभी टाइम नहीं है, ट्रेनिंग का भी बहुत कम समय बचा है। तो जितनी तैयारियां हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि मेरा पहला ओलंपिक है। और शैको के साथ जो रशिया में आपकी ट्रेनिंग हुई वहां पे हमने सुना, रिपोर्ट्स में भी है कि बहुत अच्छे स्पारिंग पार्टनर आपको मिले हैं। इसका ओवरऑल आपकी ट्रेनिंग में वहां पे क्या फायदा हुआ है, नहीं मतलब शैको के साथ, ये बताने। अब बिल्कुल देखिए, जब स्पारिंग पार्टनर अच्छे होते हैं तो इम्प्रूवमेंट अपने आप होती चली जाती है, क्योंकि अब हम जिस हिसाब के पार्टनर के साथ हम ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन या वही यूरोप चैंपियन है, जो जिनके साथ भी हम ट्रेनिंग करते हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं। और अच्छे खिलाड़ी के साथ अपनी कमियों का भी पता चलता है, और जो अपने जिस पे हम काम कर रहे हैं अगर हम उन पे अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे स्ट्रोंग होते हैं कि भाई हाँ मैंने इसके खिलाफ ये लगा। कि रेसलिंग भी हमारी उन्हीं के साथ होनी है। जो खिलाड़ी जैसे कहीं से भी रशिया से आते हैं या यूरोप में कोई भी कंट्री है या अमेरिका है, कहीं से भी आते हैं, तो उन्हीं के साथ हमारी बाउट होनी है। और उनके साथ हम स्पारिंग करके जो उनके लड़ने का स्टाइल है उनसे हम मतलब समझ जाते हैं कि भाई हाँ ये किस तरीके से खेलता है। तो उस चीज का हमें काफी फायदा है, और उम्मीद है कि भाई जिस तरह से ट्रेनिंग चल रही है उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट भी आएगा। विनीश, आपसे अगर वॉलर कोच की बात करें, जो आपको जो न्यू कोच एक तरह से कहें, जितने जितने कम समय में मिला है, और आपने अपना वेट भी चेंज किया है, और उसके बाद से जब आपने वेट चेंज किया था उस समय कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन आप अब इस वेट में एकदम सेट लग रही हैं। और वॉलर कोच का अगर कंट्रीब्यूशन हमें बता सकें। 2019 में जब कोच के साथ में मैं जुड़ी थी सर, तो उससे पहले हमने एशियन गेम्स के टाइम पे हमने 1 मंथ का एक पीरियड हमने ज्वाइन किया था कोच के साथ में कि कैसा पॉजिटिव जाता है, क्योंकि मैं एक फुल टाइम कोच चाहती थी पर्सनल। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ लगा दिया था, लेकिन जो लेवल पे मेरे को फील हो रहा था मैं जा सकती हूँ या मैं अच्छा कर सकती हूँ, वहां तक मैं नहीं कर पा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि मुझे किसी एक ऐसे कोच की जरूरत है जो मुझे इस लेवल से ऊपर लेके जाए। और फिर आकोश के साथ में मैं जुड़ी, एशियन गेम्स में मेरा अच्छा रहा, तो फिर हम कंटिन्यूसली जुड़े। तो सबसे पहले मेरा और कोच का डिस्कशन यही हुआ था कि आपको वेट कैटेगरी चेंज करना है। क्योंकि उन्होंने देखा है मेरे, क्योंकि वो वुमेन रेसलिंग से बहुत क्लोजली 8 से 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनको हर एक एथलीट का पता है कि कौन कितना क्या करता है हर एक वेट कैटेगरी में।
तो उन्होंने मेरा भी देखा था कि किसी भी मेजर कंपटीशन से पहले मैं इंजर्ड हो जाती हूँ या मैं इंजरी में ही कंपटीशन खेलती हूँ। तो वो इनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि मैं काम करने आया हूँ, तो मैं जेन्युइनली मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वेट शिफ्ट करो। और लेकिन मैं एग्री नहीं हुई थी, हमारा काफी झगड़ा भी हुआ था उस टाइम पे क्योंकि कोच भी नया था, उसके जो डिसीजन थे वो भी नए थे मेरे लिए। तो लेकिन भगवान की दया से वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा क्वालिफाई हो गया मेडल के साथ में। तो वहां से एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हो गया 53 में, जो एक कॉन्फिडेंस के साथ की जो मुझे जरूरत थी इस वेट कैटेगरी में, वो वहां से वो स्टार्ट हो गया था। मैं कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपके लिए क्या चैलेंजेस है, आप कैसे कैसे देखती हैं? देखिए, आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं, आप किसी को भी कमजोर या किसी को भी ओवर पावर नहीं कर सकते हो। और क्योंकि मैं रियो में खेल चुकी हूँ, बेशक मुझे इंजरी हुआ था लेकिन बहुत कुछ सीख के आई थी मैं उस इंजरी से। अगर उस इंजरी से अगर मैं सीख के आई हूँ तो वो अभी टोक्यो में मेरे को साथ देने वाला है। मुझे पता है कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं, एथलीट किस तरीके से प्रिपरेशन करके आते हैं। जब आप किसी को वीक लगाते हैं तो वो ही मेडल निकाल के लेके आता है। तो ओलंपिक्स में सब अलग होता है, सबका माइंड सेट अलग है। बजरंग, यही सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप के लिए क्या लगता है चैलेंजेस क्या होगा वहां पे? कोई आपको लगता है कि एरिया ऑफ कंसर्न है, या आप मतलब जैसे बिंदास रह रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस में है, आप देखिए सही बिल्कुल प्रोसेस भी किए? बिल्कुल मैंने पहले भी बताया, मैं कभी भी प्रेशर लेके नहीं खेलता। जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसी तरीके से मैं खेलता हूँ। क्योंकि जब रेसलिंग स्टार्ट की थी तो इतना नहीं पता था कि हम इस लेवल तक जाएंगे। तो अभी खुशी इस बात की है कि हम देशवासियों की उम्मीद बने हुए हैं कि भाई हाँ मेडल लेके आएंगे ओलंपिक से। और मैं ये नहीं कि भाई मैं किसी एक खिलाड़ी का या दो खिलाड़ी का टारगेट लेके चल रहा हूँ। मैं जो भी फाइट खेलता हूँ मैं ये सोच के खेलता हूँ कि मेरी फाइनल फाइट है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, चाहे वो पहली फाइट हो या मेरी आखिरी फाइट हो। तो मैं हर फाइट को फाइनल समझ के खेलता हूँ। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आप लोग दोनों से पूछना चाहूंगा। आप लोग दोनों के जो लाइफ पार्टनर हैं आपके गेम से जुड़े हुए, दोनों ही पहलवान हैं। सबसे पहले आपसे पूछूंगा, क्या आप बजरंग, आपके जो संगीता फोगाट हैं, उस उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरी जर्नी में अभी, या टोक्यो जाने में? जो बातें रेसलिंग की घर पे नहीं कर पाते थे क्योंकि घर में कोई रेसलर नहीं था, तो उनसे बात करके अच्छा लगता है। एक दूसरे की जो कमियां उनको आपस में बता देते हैं, तो इस चीज का काफी फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। विनेश, यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सोमवीर जी के आने से आपकी कुश्ती में क्या फायदा हुआ? अभी तो फिलहाल आपके साथ नहीं है अनवी, लेकिन क्या फायदा हुआ है? टोक्यो की जर्नी में आपको आसानी हुई? और देखिए, विनेश, मेरा दो जर्नी है, एक रियो से पहले और रियो के बाद में। अगर रियो से पहले अगर मेरी फैमिली का वो रहा है, तो रियो के बाद में जो मेरा डाउनफॉल था उसमें सोमवीर का सबसे बड़ा हाथ रहा है उस चीज में। शायद मैं उस जर्नी को कवर नहीं कर पाती अगर सोमवीर उधर उस टाइम पे नहीं होता, उस टाइम पीरियड में। सो काफी ग्रेटफुल हूँ मैं हर चीज में। भगवान ने बहुत कुछ डिफिकल्टीज दी है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में भी आया है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आए हैं, एज ए एथलीट मेरे आया है। लेकिन जो चीजें मुझे मिली हैं, मुझे मेडल्स मिले हैं, मुझे पर्सनल लाइफ में इतनी अच्छी फैमिली मिली है, सोमवीर जैसे जीवन साथी मिला है मुझे, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है, यकीन नहीं होता कि भगवान इतना मेहरबान कैसे हो जाता है किसी पे। तो अभी वही है कि जितनी लोगों की उम्मीदें हैं, जो फैमिली ने सपना देखा है या जो सोमवीर का स्ट्रगल रहा है या फैमिली का भी स्ट्रगल रहा है, तो हम उसको पूरा करें। और सोमवीर का एक प्लस पॉइंट रहा है कि वो कभी भी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो वो मेरे लिए, आप लोगों को विनेश दिखती है मैट पे, लेकिन उसके पीछे जो हाथ होता है वो बहुत बड़ा सोमवीर का होता है।